नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स की। राजस्थान की हो चाहे आपके किसी भी परीक्षा की बात करें तो करंट अफेयर उससे हर परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि अपन यहाँ पर राजस्थान राज्य के करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे, तो स्टेट के रूप में अपन राजस्थान को ही यहाँ पर कवर करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी होने वाली है ये क्लास। तो अभी जो नज़दीकी एग्ज़ाम की बात करें तो नज़दीकी एग्ज़ाम सीईटी का है, ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल, 10 12th लेवल इसको कह दें अपन, या सीनियर सेकेंडरी लेवल कह दें। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहने वाली है। पशु परिचर की बात करें तो उसमें भी नए सिलेबस में बिल्कुल विस्तृत दे रखा है कि करंट अफेयर के अंदर किन किन चीज़ों को पूछा जाएगा, तो उसमें भी ये क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो सभी क्लासों को ध्यान में रखकर इसमें काम किया गया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बस आपको पूरी क्लास को शिद्दत के साथ देखना है और इसमें आपको ये देखना है कि करंट अफेयर की मेरी तैयारी कैसी है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, पूरा विश्लेषण आप कीजिएगा। और अगर कहीं मेरी स्पीड आपको धीरे लगे तो यूट्यूब के सिस्टम के माध्यम से आप मेरी स्पीड को इंक्रीज करके भी इस क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं। बस एक ही टारगेट की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने वन लाइनर भी यहाँ पर शामिल किए हैं, तो उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है कि मिशन संरक्षण 2024 किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, इस मिशन की अगर बात करते हैं तो कौन सा मिशन है? मिशन संरक्षण। मिशन संरक्षण कौन सा है? 2024 का। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, कब शुरू किया गया ये? तो ये अपन मई के करंट अफेयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अपना बिल्कुल करेक्ट होगा 23 मई 2024। यहाँ पर क्या होगा? 23 मई 2024 होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 23 मई 2024 ये शुरू किया गया। अब कौन से विभाग ने ये शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया गया गोपालन विभाग के द्वारा। कौन से विभाग के द्वारा? गोपालन विभाग द्वारा ये मिशन है वो शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है कि जो गर्मी, मई के समय की अगर बात करें, वहाँ क्या होता है, गर्मी होती है। तो मई में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो लू और ताप घात से बचाने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया। अब किसको बचाना था? पक्षियों को, गायों को, अन्य पशुओं को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया गोपालन विभाग के द्वारा। उद्देश्य यही था, लू और ताप घात से पक्षियों और पशुओं को बचाना। तो यहाँ पर क्या किया गया? इस अभियान के तहत पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई, पक्षियों के लिए परिंदे, दाने इत्यादि की व्यवस्था की गई। और गोपालन विभाग के द्वारा, या अपन बात करें गोपालन निदेशालय की, तो निदेशालय के द्वारा गोपालक वाणी नामक एक पत्रिका मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से निकाली जाती है। तो इनकी एक त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका। पत्रिका का नाम है गोपालक वाणी, गोपालक वाणी। और ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है गोपालन निदेशालय। गोपालन निदेशालय के द्वारा ये पत्रिका है, ये शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है TOFR, टॉफर, जिसको सामान्य भाषा में टॉफर भी कहा गया। तो ये टॉफर योजना है वो किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए टॉफर का फुल फॉर्म क्या है। तो TOFR, तो टॉफर का है टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्री, ओ का मतलब है आउटसाइड। क्या मतलब है? आउटसाइड। और उसके बाद अगर बात करें तो अपने है एफ, एफ का मतलब फॉरेस्ट। क्या मतलब? फॉरेस्ट। और इन साथ में लग गया है, और आर का मतलब है राजस्थान। तो पूरा नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ये योजना शुरू की। इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण के साथ राज्य को हरा भरा बनाना, और इसी के लिए योजना शुरू की गई। तो इस योजना की बात करें तो इसके ऊपर उद्देश्य क्या है कि 70,000 हेक्टेयर में, इसमें
70,000 हेक्टेयर के अंदर क्या लगाना है, पौधारोपण किया जाना है 2024-25 के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टॉपर योजना का संबंध किससे है, वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान को हरा भरा बनाना, तो दोनों ही इसके उद्देश्य हैं, वन्य जीव संरक्षण के साथ राजस्थान को हरा भरा बनाना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा समितियों के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान की विधानसभा की अगर बात करें तो आप मेरे को बताइए विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। उन्होंने 17 मई 2024 को समितियों का गठन किया, और किसने किया, तो अध्यक्ष साहब ने किया। अब अध्यक्ष कौन है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो राजस्थान में 17 मई 2024 को वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की 15 समितियों का गठन किया। कितनी समितियों का गठन किया, 15 समितियों का गठन किया। इनमें दो समितियों का सभापति महिला विधायकों को बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर देखो 15 में से 13 के तो जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं वो बीजेपी कैंडिडेट यानी कि बीजेपी के विधायक हैं। फिर 2 समितियों के जो है वो किससे हैं, तो वो कांग्रेस के हैं। 2 सदस्य किससे बनाए गए, 2 सदस्य के मतलब 2 समितियां हैं, उनके सभापति किसको बनाए गए, कांग्रेस के विधायकों को बनाए गए। अभी 15 टोटल में से 2 है वो आपके क्या है, महिला विधायक भी है। 2 समितियों का सभापति कौन है, महिलाएं भी हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से असम्मिलित युग्म बताइए। यहाँ पर समितियां दे रखी है और आपको असम्मिलित युग्म बताना है। तो जनलेखा समिति, तो जनलेखा समिति के सभापति किसको बनाया गया, अजय सिंह को बनाया गया। प्राकलन समिति कै का अध्यक्ष किसको बनाया गया या सभापति किसको बनाया, तो अर्जुन लाल को बनाया गया। प्राकलन समिति ख यहाँ पर दी हुई नहीं है लेकिन मैं आपको लिख देता हूं। तो प्राकलन प्राकृतिक नहीं है, प्राकलन है। प्राकलन समिति ख, इस ख के अध्यक्ष कौन बने या सभापति, अध्यक्ष या सभापति कुछ भी कहें कोई दिक्कत नहीं है। तो ख के बने अमृतलाल मीणा। कौन बने, अमृतलाल मीणा को बनाया गया प्राकलन समिति ख का अध्यक्ष। सदाचार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया हरीश चौधरी को। किसको, हरीश चौधरी को। यहां पर लिखता हूं सदाचार समिति का हरीश चौधरी। ये किससे, सदाचार समिति के। कालीचरण सराफ है वो किसके हैं, तो कालीचरण सराफ की अगर बात करें तो ये आपके राजकीय उपक्रम समिति के हैं। राजकीय उपक्रम समिति, इसके सभापति कौन है, तो कालीचरण सराफ है। राजकीय उपक्रम समिति। विशेष अधिकार समिति की अगर बात करें तो इसके सभापति कौन है, पुष्पेंद्र सिंह है। कौन है, पुष्पेंद्र सिंह। बिल्कुल ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर होगा। तो सही सुमेलित कौन सा, तीसरा सही सुमेलित नहीं, असुमेलित युग्म है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति कल्याण समिति का सभापति किसे बनाया गया, सभापति या अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति का पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर विश्वनाथ मेघवाल को किसको बनाया गया है, अनुसूचित जाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति कल्याण समिति, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, विश्वनाथ मेघवाल को। फिर अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, तो अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का सभापति या अध्यक्ष किसको बनाया गया, फूल सिंह मीणा को बनाया गया। फिर आते हैं केसाराम चौधरी, तो केसाराम चौधरी को पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनाया गया। पिछड़े वर्ग कल्याण समिति, कौन सी, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। शोभा चौहान की बात करें तो महिला है, तो ये किससे संबंधित होगी, महिला एवं बालक कल्याण समिति।
महिला एवं बाल कल्याण समिति। तो महिला एवं बाल कल्याण की बात करें तो शोभा चौहान। यहां से पूछा गया था अनुसूचित जाति के लिए, तो कौन हो जाएगा? विश्वनाथ मेघवाल। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी है समितियां, 15 समितियां हैं, तो वहां पर आपको ये इतनी महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दी। अगला है 15 मई 2024 को राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया। उनका बारे में कौन सा कथन असत्य है? कमला बेनीवाल की बात कर रहे हैं। इनका जन्म झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात। कहाँ हुआ था? झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में कमला बेनीवाल का जन्म हुआ था। उन्होंने 11 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये भी सही है, 11 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी। कौन सी? प्रथम महिला विधायक। तो बताइए कि ये प्रथम थी क्या? बिल्कुल नहीं। ये कौन सी थी? ये सेकंड थी। तो प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रथम महिला विधायक कौन थी बताओ? प्रथम महिला विधायक जल्दी से बताओ। तो प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। तो यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर है वह त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की राज्यपाल भी रही। बिल्कुल, त्रिपुरा की, गुजरात की, मिजोरम की, तीनों राज्यों की राज्यपाल कमला बेनीवाल रह चुकी है। तो बिल्कुल असुमेलित या असत्य कथन कौन सा हो गया? तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हरि वन वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो यहां पर अगर बात करें तो ये अभियान चलाया गया 1 जुलाई से। 1 जुलाई से कब तक चला? ये 31 जुलाई 2024 तक। और ये विभाग कौन सा है? तो ये विभाग हो जाएगा आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया गया। कौन सा? हरि वन वृक्षारोपण। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुलाधिपति पुरस्कार 2021-22 राज्य के किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार है? कुलाधिपति पुरस्कार। तो कुलाधिपति पुरस्कार की अगर बात करें तो ये राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा प्रदान किया गया। और किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और कहां पर है? उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को प्रदान किया गया। ठीक है, तो मोहनलाल यानी कि MLSU यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? देखो, ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर के अंदर। कहां पर की जाएगी? जयपुर के अंदर। क्या फायदा होगा? तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे ईडी, CBI, IB, NIA, ये नाम आपने सुने होंगे, इन सभी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग इस यूनिवर्सिटी में दी जा सकेगी। और यहाँ पर रिसर्च की जा सकेगी। फिंगरप्रिंटिंग हो गया, बायोलॉजी, फॉरेंसिक बायोलॉजी होगी, सीरोलॉजी होगी, DNA फिंगरप्रिंट है, इससे संबंधित अध्ययन यहाँ पर किया जा सकेगा, रिसर्च किया जा सकेगा। तो ये 100 एकड़ के क्षेत्र में बन रहा है। 10 से अधिक यहाँ पर रिसर्च ब्लॉक बनेंगे। तो कहाँ पर बन रही? फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भिवाड़ी। कहाँ पर? भिवाड़ी में बनाया जा रहा है। भिवाड़ी कौन से जिले में आता है? तो खेरथल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो चीन की तर्ज पर यह बनाया जा रहा है। CFC 6000 वर्ग मीटर में विस्तृत होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है किसकी तर्ज पर? तो चीन की तर्ज पर यह बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसको CFC भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कॉमन
फैसिलिटी सेंटर, CFC को अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके CFC है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कहाँ पर? भिवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, किसकी तर्ज पर? चीन की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीन, ये पूछा जा सकता है कि चीन की तर्ज पर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किसके या किन के द्वारा किया जा रहा है? तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, इसकी अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है सीतापुरा में। और सीतापुरा कहाँ है? जयपुर में। सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक हुआ? 5 से 7 मई के बीच इसका आयोजन हो चुका है। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो इसमें पर्यटन विभाग शामिल था, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल था। कौन सा? भारत सरकार। पर्यटन विभाग तो राजस्थान का, पर्यटन विभाग तो राजस्थान का है, पर्यटन मंत्रालय है भारत का। ठीक, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजन किया गया है। तो तीनों ही शामिल है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। सहकार मसाला मेला का आयोजन जयपुर के जौहर कला केंद्र के अंदर किया गया। जौहर कला केंद्र, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर कितने दिन का था ये राष्ट्रीय सहकार मेला? तो ये 10 दिन के लिए लगा था। कितने दिन के लिए? 10 दिन का मेला था। यहाँ पर कितने स्टॉल थे? तो यहाँ पर 119 स्टॉल है, वो आपके यहाँ पर लगाए गए थे, 119। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन किया गया सहकारिता विभाग के द्वारा। नाम में सहकार आ रहा है तो सहकारिता विभाग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम जनता विधानसभा का दौरा कर सके इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आम जनता को विधानसभा का दर्शन कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया विधानसभा जन दर्शन कार्यक्रम। कौन सा? विधानसभा जन दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या है कि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जनता है विधानसभा के दर्शन कर सकती है। अपना आधार कार्ड दिखाना है, 7 नंबर गेट पे जाना है और यहाँ से आपके जनता है विधानसभा और भवन के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ खोली जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो दूसरी है ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है, कहाँ खोली जाएगी? तो बताइए। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली। कहाँ खोली जाएगी? पाली के अंदर ये खोली जा रही है। इसके लिए जो वित्त स्वीकृति है वो मिल चुकी है। बिल्कुल राजस्थान के झालावाड़ और पाली मेडिकल कॉलेज में इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये दूसरे नंबर वाली कहाँ की जा रही है? पाली के अंदर। अगला है, हाल ही में राजस्थान, देखो इसमें 2 ऑप्शन मिल जाए ना, पाली और झालावाड़, तो ये भी ध्यान रखना, पाली में भी ये स्थापित हो रही है और कहाँ पर स्थापित हो रही है? झालावाड़। पाली और झालावाड़ के हॉस्पिटल के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU स्थापित की जा रही है। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाल विवाह के संदर्भ में किसे जिम्मेदार ठहराया है? तो भाई खतरनाक फैसला दिया है। और यहाँ पर कहा गया है, जो आखा तीज के अवसर पर राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं और उसी अवसर पर ये जो है फैसला दिया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कि ग्राम प्रधान और पंचायत के सदस्य, संबंधित विधायक, संबंधित थानाधिकारी, संबंधित जिला और कलेक्टर कौन जिम्मेदार होगा? तो कहा है कि गांव का प्रधान यानी कि सरपंच। कौन? सरपंच। पंचायत के सदस्य यानी कि पंच या वार्ड पंच कह दें, तो सरपंच और वार्ड पंच मुख्य रूप से इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि गांव में बाल विवाह हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बाल विवाह से मतलब है कि अगर लड़के की उम्र 21 से कम हो और लड़की की उम्र 18 से कम हो तो बाल विवाह माना जाता है।
कुल मिलाकर कहें तो ये सरपंच के हाथ पर डाल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में राजस्थान के इस अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स स्पाइडर मकड़ी पाई गई। तो ग्रीन लिंक्स स्पाइडर मकड़ी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाई गई है, तो ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाई गई है। और ये कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। और ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित रहा बहज गांव किस जिले में स्थित है। बहज गांव कहाँ स्थित है बताओ। क्यों चर्चित था, क्योंकि यहाँ पर उत्खनन हुआ है। और उत्खनन से क्या मिला है, बहुत सारी चीजें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर मिला। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये राजस्थान के नए जिले डीग के अंदर आता है। बहज गांव है, राजस्थान का नया जिला है डीग, इसके अंदर आता है। पुराने के अनुसार ऑप्शन हो तो भरतपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बहज गांव। बहज गांव की बात करें तो बहज गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में उत्खनन के दौरान कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन, महाजनपदकालीन, महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इतने कालीन के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। मतलब इन समय के, कुषाण के समय के, शुंग के समय के, मौर्य के समय के, महाजनपद थे उस समय के, महाभारत के समय के अवशेष यहाँ पर मिले। बहज गांव में टीले की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड मिला है। धातु के औजार यहां से मिले हैं। सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मात्र देवी का सिर मिला है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़े दिनों में, देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ से। निम्न में से कौन सा कथन सही है और नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। मात्र देवी का सिर यहाँ से मिला है। कौन से समय की है, मौर्यकालीन मात्र देवी। इसके अलावा यहाँ से शुंगकालीन अश्विनी कुमारों के मूर्ति फलक मिले हैं। अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं। महाभारतकालीन माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ पर मिले हैं। अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अब तक 700 ईसा पूर्व अश्विनी कुमारों के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि 700 से ज्यादा पुराने यहाँ पर नहीं मिले हैं। ये पहली बार है जब 200 ईसा पूर्व का ये प्रमाण मिला है। ये कब के हैं, ये 200 ईसा पूर्व के प्रमाण। पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए शोध में सामने आए तथ्यों में बहज गांव का प्राचीन काल नाम बजनगर होने की संभावना व्यक्त की गई। बहज गांव का पुराना नाम बजनगर। स्कंद पुराण में पूर्व में भरतपुर जिले का हिस्सा रहे डीग को दीर्घिया दीर्घपुर बताया गया है। तो यहाँ पर भाई डीग जिला तो चर्चा में आ गया। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जल महलों की नगरी के बारे में भी बनेंगे। तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखो, किस राज्य के साथ राजस्थान में वाटरवे बनाया जाएगा। राजस्थान में क्या बनने वाला है, वाटरवे बनने वाला है। तो किस राज्य के साथ बनेगा ये बताइए। तो ये किस किस राज्य के साथ, तो कच्छ के रण गुजरात से राजस्थान के बाड़मेर जिले तक वाटरवे बनाने के आपके यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो गुजरात और राजस्थान के बाड़मेर के बीच, कच्छ का रण और बाड़मेर, इनके बीच में वाटरवे बनेगा। इस वाटरवे की बात करें तो इस वाटरवे की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। इसकी लंबाई है 490 किलोमीटर। कितनी है, 490 किलोमीटर है ये वाटरवे। चौड़ाई अगर आपसे पूछ ले तो चौड़ाई भी ध्यान में रख लेना। चौड़ाई आपके लगभग 100 मीटर बताई जा रही है। ठीक है, अब गहराई भी बता दूं, चलो गहराई भी बता देता हूं। तो गहराई यहां पर बात करें तो गहराई आपकी 4 मीटर बताई जा रही है। कितनी, 4 मीटर बताई जा रही है। यहां पर वेसल्स यानी कि कार्गो शिप चलेंगे, जहाज चलेंगे, मालवाहक जहाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का उद्देश्य किन कलाओं में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। उपयुक्त सभी डेल्फिक काउंसिल के अंदर। अगला है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब शुरू किया गया। देखो पहले ये था शुद्ध के लिए युद्ध, ये अभियान आपने खूब पढ़ा होगा।
तो शुद्ध के लिए युद्ध का नाम बदलकर क्या कर दिया, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये कर दिया गया है। और इसका प्रारंभ किया गया 15 फरवरी 2024 से। कब से? 15 फरवरी 2024 से इसको शुरू किया गया है। व्यापक स्तर पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 को किए गए वाटर होल सर्वेक्षण में गोडावण की संख्या कितनी पाई गई है? तो मई में अभी 23-24 मई को राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावण का वार्षिक जल सर्वेक्षण करवाया गया, यानी कि वाटर होल सर्वेक्षण करवाया गया। और इसमें इसकी संख्या यहाँ पर 64 पाई गई है। कितनी? 64 यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 64। ये जो 43 है ये तो आपके कहाँ मिले हैं, जैसलमेर में मिले हैं। और बाकी के कहाँ मिले हैं, 21। तो 21 आपके मिले हैं इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहते हैं, ये रामदेवरा क्षेत्र में यहाँ पर गिना गया जैसलमेर के अंदर। ठीक है, 21 रामदेवरा। आगे बढ़ते हैं। ये एक संकटग्रस्त जाति है, प्रजाति है, जिसको अनुसूची 1 के अंदर रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न में से कौन से बांध अप्रैल 2024 तक स्काडा सिस्टम से जुड़ गए? स्काडा सिस्टम लागू किया जा रहा है। राजस्थान की प्रमुख नदियों पर बने बांधों को स्काडा सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से बांध है? तो इसमें चंबल नदी के तीनों बांध शामिल हैं, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। इसके अलावा अगर बात करें तो कितने बांध इससे जुड़ चुके हैं? तो जुड़ने के लिए अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से बांध हैं वो जुड़ गए हैं? तो यहाँ पर बीसलपुर बांध जुड़ गए हैं, माही बांध जुड़ गया है, जोई बांध यहाँ पर स्काडा सिस्टम से जुड़ चुका है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 9वीं इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप में बेस्ट फाइटर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट फाइटर का अवार्ड किसने जीता है बताइए, देखें। रजत राजभर की अगर बात करें तो इन्होंने कांस्य जीता है। यहाँ पर कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। यस मारवाड़ी, बिल्कुल यस मारवाड़ी ने यहाँ पर क्या जीता है? बेस्ट फाइटर का अवार्ड जीता है। नादिर खान ने यहाँ पर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान में राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल शामिल किया गया है? तो राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है, कौन सा है? माउंट आबू। इसको शामिल किया गया है और ये कहां पर है? सिरोही के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटू और मुन्ना क्या है? तो छोटू और मुन्ना मुन्ना राजस्थान सरकार द्वारा आईओसी के साथ मिलकर दो छोटे रसोई गैस सिलेंडर जारी किए गए, 5 किलो का और 2 किलो। 5 किलो वाला है छोटू और 2 किलो वाला है मुन्ना। मुन्ना का वजन कितना? 2 केजी। छोटू का 5 केजी। तो क्या है? गैस सिलेंडरों के नाम है। अब आते हैं वन लाइनर। वन लाइनर देखिए, अगला है, अनंत विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अनंत विजय अभ्यास तो बीकानेर के थार रेगिस्तान के विशाल इलाकों में यहां पर किया गया। तो ये कहां पर हो जाएगा? बीकानेर। अगला है, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलरेटर AISA कहां स्थापित किए जाएंगे? तो अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलरेटर की बात करें तो ये 4 जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां पर? 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिले आपको ध्यान में रखना है, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर और भरतपुर। इन 4 जिलों के अंदर अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया? तो किस किस को सम्मानित किया बताइए। 9 मई 2024 की बात की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान में बीकानेर निवासी, एक तो आपने नाम सुना होगा, गायक बंधुओं की जोड़ी अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद,
तो अपने ध्यान में रखना है किस किस को, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, इनको मिला है पद्मश्री। और किसको मिला, और यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान से कुल मिलाकर 4 लोगों को मिला है। तो एक मिला है जानकी लाल को, किसको, जानकी लाल को। एक मिला है माया टंडन को, किसको, माया टंडन को। और एक मिला है लक्ष्मण भट्ट, किसको, लक्ष्मण भट्ट को मिला है। तो ये हो गए 4। इनको संयुक्त रूप से मिला है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को इनको संयुक्त रूप से मिला है, जानकी लाल को मिला, माया टंडन को और लक्ष्मण भट्ट को मिला। अब देखो यहां पर मांड गायन के लिए किसको मिला है, इनको मिला संयुक्त रूप से मांड गायन में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को। जानकी लाल को किस लिए मिला है, ये बहरूपिया कला के लिए मिला है, बहरूपिया बहरूपिया कला के लिए जानकी लाल को। और यहां पर लक्ष्मण भट्ट की बात करें तो इनको मिला है ध्रुपद गायन के लिए, ध्रुपद गायन। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिम्स और रिट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो राजस्थान के अंदर की जाएगी। देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि रिम्स है वो एम्स की तर्ज पर विकसित किए जा रहे हैं, किसकी, एम्स की तर्ज। और रिट है वो किसकी तर्ज पर विकसित किए जा रहे हैं, आईआईटी की तर्ज पे आरआईटी विकसित की जा रही है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। और ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक संभाग में, प्रत्येक संभाग स्तर पर। अगला, देश का पहला गोडावण प्रशिक्षण स्थल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला गोडावण प्रशिक्षण स्थल, तो ये किया जा रहा है रामदेवरा में। रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर। कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। फिर हाल ही में माचिया सफारी पार्क में किस बाघिन का निधन हो गया, तो किस बाघिन का, तो इस बाघिन का 2 नाम है। माचिया सफारी पार्क कहाँ है, जोधपुर में। और इस बाघिन का नाम क्या है, एक तो इसको कहा जाता था अंबिका, क्या है, अंबिका। इसी को किया जाता था टीटू, टीटू इसी को कहा जाता था। और इसको कहां से लाया गया था, इसको कानपुर से लाया गया था, कानपुर से लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, बोमा तकनीक क्या है, बोमा तकनीक क्या है। तो बोमा तकनीक क्या है, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है, चीतलों को शिफ्ट करने की तकनीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा, भरतपुर में स्थित है। वहां से मुकुंदराव और रामगढ़ विस्तारी के अंदर चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है राजस्थान में। अब तक से 500 से ज्यादा चीतलों को शिफ्ट किया जा चुका है, और भी कोई चीतल है शिफ्ट किए जाने हैं। तो इन चीतलों को शिफ्ट करने की तकनीक को बोमा तकनीक कहा जाता है। और ये बोमा तकनीक कहाँ की है, तो ये अफ्रीका की तकनीक है, कहाँ की, अफ्रीका की। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस कलाकार ने अपनी प्रस्तुति दी, तो कांस फिल्म फेस्टिवल, तो इसके अंदर किसने हैं जो राजस्थान की कौन सी जो हस्ती है जिसने अपनी प्रस्तुति दी है, बताइए, देखें जल्दी से बताओ। बिल्कुल, फ्रांस में आयोजित हुआ है। कहां पर, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की ओर से किसने प्रस्तुति दी है, तो इनका नाम है बतूल बेगम। क्या नाम है, बेगम बतूल कह दो या बतूल बेगम कह दो। ये नाम बहुत चर्चित रहा है। और क्यों चर्चित रहा है, क्योंकि इनको नारी सम्मान दिया गया था, नारी शक्ति। क्या नाम है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था 2022 का। ठीक है, ये ध्यान रखना, तब से ये चर्चा में थे। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित
वार्षिक सम्मेलन CDP मीट 2024 में भाग लेने वाली सरपंच? राजस्थान की कौन सी सरपंच है जिसने इस जो है न्यूयॉर्क में आयोजित वार्षिक सम्मेलन मीट 2024 CDP 2024 में भाग लिया? तो उनका नाम है नीरू यादव। क्या नाम है? नीरू यादव। आपको ध्यान में रखना है कि इनको हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। कौन सी सरपंच? हॉकी वाली सरपंच इनको कहा जाता है। और क्या ध्यान में रखना है? और ध्यान में रखना है कि सरपंच कहाँ की है, तो ये आपके इनका गांव है लांबी अहीर। क्या है? लांबी अहीर गांव है और ग्राम पंचायत है ये, आपको ध्यान में रखना है। कौन से जिले में आती है? झुंझुनू। झुंझुनू राजस्थान की है लांबी अहीर। उस ग्राम पंचायत की नीरू यादव नामक सरपंच है, उन्होंने CDP 2024 में भाग लिया। आगे बढ़े। अगला है मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कौन सा पुरस्कार है? मदर टेरेसा पुरस्कार। बताइए किसको दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर तरु जिंदल को। किसको? तरु जिंदल को ये पुरस्कार दिया गया, मदर टेरेसा पुरस्कार। ये एक डॉक्टर हैं जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्तनपान सलाहकार और लेखक भी हैं। अगला है इको टूरिज्म स्थल। इको टूरिज्म स्थल के बारे में यहां पर बताना है। तो वन विभाग के द्वारा प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने इको टूरिज्म स्थल की पहचान की है? 110 इको टूरिज्म स्थलों की पहचान हुई। कितने? 110 पहचान हुई। किसने की पहचान? वन विभाग ने। ऐसा किसने किया है? वन विभाग ने किया है। और इसमें से उदयपुर में कितने हैं? 10। और जयपुर में भी कितने हैं? 10 टूरिज्म इको टूरिज्म स्थल पहचान हुए हैं, यानी कि चिन्हित हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया, ये आपको बताना है। बताइए। तो ये लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो ये कौन हो जाएगी? पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? तो ये किया है ओमान ने। ओमान ने क्या है? रेमल नाम दिया है। रेमल का मतलब रेत। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली कौन है? तो ये है कामिरिता शेरपा। कौन है? कामिरिता शेरपा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी को दिया गया। जेनी अर्पेनबेक को दिया गया, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39th। तीसरा ऑप्शन, 39वां स्थान है भारत का पर्यटन सूचकांक के अंदर। अगला प्रश्न, वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया? संजीव पुरी को चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज, देखो कामिरिते शेरपा रिकॉर्ड 30वीं बार। 55 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज पूछे तो ज्योति रात्रे। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित साइबर क्राइम का नया रूप क्या है? इसको कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। क्या कहा जाता है? डिजिटल अरेस्ट इसको कहा जाता है। अगला है, भारतीय आदिवासी कला परंपराओं को स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेश नामक प्रदर्शनी लगाई गई दुबई के अंदर। कहां पर? दुबई। तीसरा ऑप्शन। अगला है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास गरुड़ शक्ति वरुण शक्ति दोनों, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 159वां। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ये थे आज के प्रश्न। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कितने प्रश्न आपको नए देखने को मिले और कितने आपको प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, क्या आपका आंकड़ा रहा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।